ओके, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए जो थीटा इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन कर रहे थे और हमने एसिम्प्टोटिक बिहेवियर को सेपरेट करके उसके बाद एफ एक पॉलिनोमियल के लिए एक इक्वेशन हमने निकाली। ओके, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स की बात हो रही थी, तो उसमें से लेट मी डिस्क्राइब द मेथड नंबर 1। ओके, मेथड नंबर 1 को मैं थोड़ा डिटेल में करूँगा, 2 को मैं केवल उसकी आउटलाइन कर दूंगा। जो लोग करना चाहेंगे, खासकर एमएससी वालों को तो इनफैक्ट दोनों मेथड्स का कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन जैसे बीएससी के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो केवल आइगन वैल्यू इक्वेशन में इंटरेस्टेड होंगे मोस्टली, तो वो मेथड 1 को फॉलो कर सकते हैं। वैसे दोनों मेथड बिल्कुल सिमिलर हैं, आप एक को कर लें तो दूसरा भी कोई ज़्यादा वो नहीं है आपके उसकी करने के जो स्टेप्स हैं वो अलग नहीं है। ओके, लेट मी स्टार्ट विद दिस। जो एफ़ की हमें इक्वेशन ऑब्टेन हुई थी वो ये थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश माइनस 2 एक्स एफ डैश मॉड एम प्लस 1 प्लस एफ लैम्डा माइनस एम स्क्वायर माइनस मॉड एम। ये तरीका हमने पहले कर रखा है, सीरीज सॉल्यूशन मेथड। एक मैंने अलग से एग्जांपल कराया था और एक हार्मोनिक ऑसिलेटर में आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स, इनफैक्ट थोड़ा आसानी रहेगा। एफ को हम सपोज कर रहे हैं दिस इज़ अ पावर सीरीज इन एक्स, लेकिन यहाँ पे इस पावर सीरीज में मैं एक्स की कुछ पावर्स इस समेशन से बाहर लेता था, एक्स पावर के, वो मैंने नहीं ले रखी है। इनफैक्ट दिस इज समथिंग कॉल्ड स्वीपिंग अंडर द रग, क्योंकि इस केस में आप ऐसा सोच लीजिए k इक्वल टू 0 मिलता है तो एक्स पावर 0। ओके, तो ये एक्स पावर के वाला टर्म आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधे सीरीज आपने ये सपोज कि समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, समेशन का इंडेक्स आर है, ए आर एक्स आर। ओके, A0 और A1 के बारे में हम अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। अब मैं वो वाली कंडीशन इंपोज नहीं कर रहा हूँ जो मैं इनिशियली करता था कि A0 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में आपने देखा हम सीरीज में कभी A0 को 0 बनाते हैं, कभी A1 को, तो नॉट नेसेसरली, बट दोनों में से एक तो अलाइव रहेगा। दोनों 0 हो जाएंगे तब तो पूरी सीरीज ही खत्म हो जाएगी, इसीलिए मैं स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा है कि A0 को नॉन 0 ही होना है। ओके, इसके बाद एफ आपके पास है, इक्वेशन में आपको एफ डैश भी चाहिए, एफ डबल डैश भी आप यहाँ से निकाल दीजिए, एफ डैश इतना, एफ डबल डैश इतना। ओके, यहाँ डिफ्रेंशिएट होकर आर आ गया, एक पावर कम हो गई, यहाँ आर आर माइनस 1 2 पावर कम हो गई। आप इसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन भी मैंने यहाँ कर रखा है, डू इट बाई योर सेल्फ। एफ डबल डैश की आपने वैल्यू रखी, दिस टर्म, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म जनरेट होगा, और जब ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, इनफैक्ट मुझे टर्म नहीं बोलना चाहिए, सेम सीरीज, पूरी की पूरी सीरीज, तो इस एफ डबल डैश की सीरीज का हर टर्म एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा विद अ माइनस साइन, तो एक्स की पावर फिर से यहाँ आर हो जाएंगी, एक्स की पावर आर। तो दो टर्म जनरेट हुए, एक में एक्स की पावर आर माइनस 2 टाइप किए, एक में एक्स की पावर आर। इसी तरह से सेकंड टर्म है 2 और मॉड एम प्लस 1 तो कांस्टेंट है, लेकिन एफ डैश में एक्स की पावर आर माइनस 1, वो बाहर से एक एक्स्ट्रा एक्स से मल्टीप्लाइड है, तो अगेन यहाँ भी एक्स की पावर आर पे रिस्टोर हो जाएगी, तो ये वाला टर्म है, अंडरलाइन दिस अंडरलाइन टर्म, डबल अंडरलाइन दिस डबल अंडरलाइन टर्म, और लास्ट टर्म जो है उसमें तो सिंपली आपको एफ रखना है, वो तो खुद ही एक्स पावर आर है, एक्स पावर आर है, तो एक्स पावर आर इक्वल टू 0। तो आप देखिए इस टर्म में एक्स पावर आर एक्स पावर आर एक्स पावर आर की तीन सीरीज़ हैं, आप तीनों को एक ही में कंबाइन कर सकते हैं, और एक्स पावर आर माइनस 2 वाली सीरीज़ अलग है, उसको अलग रहने दीजिए। तो आपके फाइनली केवल आपको दो समेशन मिले, एक समेशन एक्स पावर आर माइनस 2 और उसके साथ इतना कोफिशिएंट, और समेशन ए आर एक्स पावर आर और उसके साथ ये कोफिशिएंट इतना है, और मैंने इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना मेरे से छूट गया, तो मैंने यहाँ पे उसे सिंप्लीफाई किया था। ये है जो ए आर एक्स पावर आर का जो ओवरऑल कोफिशिएंट है, इसमें लैम्डा को छोड़ के बाकी पार्ट्स को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, मॉड एम प्लस 1 प्लस आर इंटू मॉड एम प्लस आर। ओके, और राइट हैंड साइड में अगेन 0 है। फिर हमारा सीरीज सॉल्यूशन में वही आर्ग्यूमेंट, ये एक पावर सीरीज है, राइट हैंड साइड में 0 है, इसका मतलब द कोफिशिएंट ऑफ ईच पावर ऑफ एक्स मस्ट बी इंडिपेंडेंटली या सेपरेटली 0। तो एक्स की लोएस्ट पावर इस समय कौन सी पॉसिबल है? समेशन का इंडेक्स नेगेटिव नहीं होता है, मिनिमम 0 हो सकता है, तो आर की जगह 0 यहाँ रखेंगे तो एक्स पावर माइनस 2 बनेगा, और आर की जगह 0 से यहाँ एक्स पावर 0, तो मिनिमम पावर जो ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड में है वो एक्स पावर माइनस 2। तो एक्स पावर माइनस 2 का कोफिशिएंट आप कलेक्ट करें, आर की जगह 0 रख के, A0 0 0 माइनस 1, A0 इंटू 0 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसका डिस्कशन ये। अब x की नेक्स्ट हायर पावर देखते हैं, नेक्स्ट हायर पावर होगी x पावर माइनस 1, वो भी यहाँ से नहीं मिलेगा, केवल फर्स्ट टर्म से मिलेगा। x पावर माइनस 1 के लिए r इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, A1 1 1 माइनस 1 दैट इज 0 इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशंस जो हमें मिली, बेसिकली ये A0 और A1 की इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन देनी थी, लेकिन इस समय ये कंडीशंस ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है A0 और A1 का 0 होना जरूरी नहीं है, अभी हमें इतना ही पता है। ओके, 0 होना जरूरी नहीं है, इस इंफॉर्मेशन को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, दोनों का 0 होना जरूरी है, लेकिन एक को हम आगे 0 जेट सेट कर सकते हैं और करेंगे। ओके, अच्छा, और फिर हम पावर सीरीज मेथड में जो नेक्स्ट स्टेप होता है, एक्स की किसी जनरल पावर से एक्स पावर आर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर सेट करें। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस केस में हमने एक्स पावर के टर्म बाहर नहीं लिया है,
तो वो के सब जगह सप्रेस हो रखा है, ठीक है। आप करना चाहें डिटेल मेथड से यू कैन डू, बट मैं सीधे एक्स पावर आर का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो मुझे ये रिलेशन मिला। इस वाली सीरीज से एक्स पावर आर कब मिलेगा, जब आर की जगह आर प्लस टू रखेंगे, ए आर प्लस टू, आर प्लस टू, आर प्लस वन प्लस ए आर, और ये सारा का सारा कोफिशिएंट ये ओके, दिस इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप रीअरेंज करके लिखें, ए आर प्लस टू, आर से दो हायर वाला जो कोफिशिएंट है वो आर एथ कोफिशिएंट से इस रिलेशन से रिलेटेड है, ओके। कोफिशिएंट्स के बीच जो हमारा रिकर्शन रिलेशन है वो ये है। यही इंपॉर्टेंट होता है हमारा सीरीज सॉल्यूशन मेथड में, सबसे ज़्यादा चीज़ यही, क्योंकि होता क्या है बेसिकली, इस रिलेशन को देखें, ये ए आर प्लस टू को रिलेट कर रहा है ए आर से, तो मतलब ए टू को रिलेट करेगा ए जीरो से, और ए फोर को करेगा ए टू से, और इवेंचुअली ए फोर का रिलेशन फिर ए जीरो से हो जाएगा, और ए सिक्स का भी फिर वाया दिस चेन रिलेशन हो जाएगा ए जीरो से, और ऐसे ही जितने भी ऑड कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे रिलेटेड होंगे ए वन से। तो हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट्स केवल दो हैं, ए जीरो और ए वन, यही दो इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट्स हैं, बाकी सब इन रिलेशन से हायर जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो आप या तो ए जीरो या ए वन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहीं पे मैंने एक चीज़ और कंप्यूट कर दी है जिसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। मैंने ए आर प्लस टू और ए आर एथ कोफिशियंट का रेशो, आर एथ कोफिशियंट और उससे दो स्टेप आगे वाला आर प्लस वन नहीं, आर प्लस टू एथ वाला जो कोफिशियंट है उसका रेशो मैंने यहीं पे कंप्यूट कर लिया, वो भी उस लिमिट में व्हेन आर इज़ वेरी लार्ज, आर गोज टू इन्फिनिटी। आप सीरीज़ के हायर टर्म्स का रेशो देख रहे हैं, 1000वें और 1000 दूसरे टर्म का, 1000 एंड 1002 हायर टर्म्स का, तो उस केस में आप ए आर को यहाँ ले आइए, और अगर आर बहुत लार्ज है तो आर के मुकाबले एम नेग्लिजिबल, मॉड एम, आर के मुकाबले मॉड एम वन सब नेग्लिजिबल, ये यहाँ मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर बना, उसके मुकाबले लैम्डा नेग्लिजिबल, तो माइनस माइनस मिला के प्लस, तो न्यूमरेटर आपका बेसिकली आर स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है फॉर लार्ज आर, और डिनोमिनेटर में भी आर के मुकाबले वन और टू को नेग्लेक्ट कर दें आप तो आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये सीरीज़ का जो रेशियो है आर और आर एथ प्लस टू एथ कोफिशिएंट का वो बेसिकली वन के बराबर है, ओके। वी विल यूज़ दिस। हाँ, एक चीज़ और है, आप सोचें हम कंसेक्यूटिव वाले कोफिशिएंट्स का रेशियो डिटरमिन करें, वो आप नहीं कर सकते हैं। ए आर प्लस टू और ए आर प्लस वन का कोफिशिएंट नहीं, रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, क्यों? ये दो अलग अलग वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा, एक ए जीरो की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, एक ए वन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जब दो के डिफरेंस पे होते हैं, दोनों के दोनों या तो इवन वाले होंगे तो ए जीरो पे डिपेंड करेंगे, तो ए जीरो कैंसिल हो जाएगा, या दोनों ऑड वाले होंगे तो ए वन पे डिपेंड करेंगे, ए वन कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो रेशियो आप इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एक छोड़ छोड़ के जो है उसको हमने निकाला। अब मैं अपना सॉल्यूशन कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट करूँगा, मैं यहाँ एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन पूरी तरह कंस्ट्रक्ट नहीं करूँगा जैसे हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में किए थे, ठीक है, उसकी मुझे जरूरत भी नहीं है। एटलीस्ट इस मेथड में तो मैंने वैसे भी वो सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट नहीं करना था, ठीक है। तो लेकिन आउटलाइन इसकी वैसी है जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर में हुआ था। एफ एक्स का जो सॉल्यूशन है जो हमने यहाँ सपोज किया था, अब इसको मैंने टर्म बाय टर्म लिख दिया, लेकिन टर्म्स को ऊपर नीचे दो अलग अलग सीरीज में, ए जीरो एक्स पावर जीरो प्लस ए वन एक्स पावर एन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री प्लस ए फोर एक्स फोर प्लस ए फोर फाइव एक्स फाइव, ठीक है। इवन पावर्स ऊपर, ऑड पावर्स नीचे। और जो हमारा ये रिलेशन था ये मुझे बता रहा है, अगर मैं आर की जगह जीरो रखूँ, ए टू जो है वो ए जीरो से रिलेटेड है, बाकी ये माइनस प्लस फैक्टर्स हैं, वैल्यू आएगी, लेकिन ए टू का रिलेशन है ए जीरो से। तो मैंने उस इन्फॉर्मेशन को अगर इसमें इसी लाइन फॉर्म में यूज़ करूँ, फर्स्ट टर्म तो ए जीरो ही रहा, इवन सीरीज का अगला टर्म ए टू होगा ए जीरो इंटू समथिंग और उसके साथ ये एक्स स्क्वायर, ऐसे ही ए फोर होगा ए जीरो इंटू समथिंग इंटू एक्स फोर एंड सो ऑन। और ऐसे ही जो ऑड सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म तो ए वन एक्स है, और अगला टर्म ए थ्री को आप लिख सकते हैं ए वन इंटू समथिंग, अगेन यूजिंग दिस रिलेशन, ए थ्री को लिखा ए वन इंटू समथिंग और साथ में एक्स क्यूब, और अगला ए फाइव भी ए वन इंटू समथिंग एंड एक्स फाइव, दिस। तो यहाँ देखिए आप, ये जो ऊपर की लाइन है एक्स पावर जीरो, एक्स पावर टू, एक्स पावर फोर, एक्स पावर सिक्स, इसे मैं कहूँगा इवन सीरीज, एक्स की इवन पावर्स हैं केवल। तो अगर ये केवल अपने आप में ऊपर की सीरीज होती तो रियली ये इवन सीरीज है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो नीचे वाली सीरीज है इसमें एक्स की ऑड पावर्स हैं 1 3 5 7, एक्स की ऑड पावर्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो सबके साइन में एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो दिस इज द ऑड सीरीज। तो मैंने इवन और ऑड सीरीज करके रेफर करूँगा। तो एफ एक्स में दोनों सीरीज है, अभी दोनों है मौजूद, इवन सीरीज और ऑड सीरीज, ओके। लेकिन अब मैं यहाँ पे अगेन स्वीपिंग अंडर द रग कर रहा हूँ, ये दोनों सीरीज इंडिपेंडेंटली सॉल्यूशन होंगी। अभी तो यहाँ इस एक्सप्रेशन को देखने से तो ये लग रहा है ये कंप्लीट सॉल्यूशन ये बनेगा, तो सॉल्यूशन में से अगर आप एक पार्ट छोड़ दें तो वो सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? मैं आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर को रेफर करूँगा। जब हमने के दोनों केस किए थे तो एक केस से हमें एक सीरीज़ मिली थी और दूसरे केस में दो अलग अलग सीरीज़ मिली थी, उसमें से एक सीरीज़ वो पहली वाली ही थी, तो फिर हमने वहाँ से जस्टिफाई किया था अच्छा दोनों सीरीज़ इंडिपेंडेंटली सॉल्यूशंस होंगे। तो वैसा ही जस्टिफिकेशन की ज़रूरत वैसे यहाँ पे थी, हम के यहाँ लेके चलते, के दो केस बनते फिर वहाँ से, लेकिन
डायरेक्टली वी कैन मूव अहेड एट द फिजिसिस्ट लेवल ऑफ रिगर। मैं इसको एज्यूम करूंगा कि हाँ, ये दोनों सीरीज़ में से अगर एक भी सर्वाइव कर गई तो हमारा सॉल्यूशन वो होगा। ओके दिस। अच्छा, तो अब मैंने इन सीरीज़ को इनफैक्ट सेपरेट कर दिया है। एफ एक्स के तो मैं तो की तो वैल्यू इसके बराबर है, पर ऊपर की सीरीज़ में मैं ए जीरो कॉमन ले सकता हूँ, तो 1 प्लस समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स फोर, इवन फंक्शन, प्लस A1 नीचे की सीरीज़ में A1 कॉमन, एक्स प्लस समथिंग एक्स क्यू प्लस समथिंग एक्स फाइव समथिंग, ये हमारा ऑड। ओके, इसी इन्फॉर्मेशन को मैं आगे कंटिन्यू करूँ। एफ एक्स की ये जो दो सीरीज़ हैं, अगेन इनका फॉर्म कुछ ऐसा है। मैंने एक सीरीज़ को ऐसी सीरीज़ E1 और दूसरे को SO ऑड से वो लिखने की कोशिश की है। फर्स्ट सीरीज़ कुछ ऐसी है, A0 प्लस A2 एक्स स्क्वायर। मैंने फिर से A0 और उसके साथ जो कॉन्स्टेंट्स थे उनको A2 लिख दिया है। हमने यहीं से स्टार्ट किया था इस सीरीज़ को, A0 x0 प्लस A2 x2 प्लस A4 x4। तो इस सीरीज़ का कोई जनरल टर्म किस प्रकार का होगा, AR XR। R इवन है, अपर सीरीज़ में R इवन है, या तो 6 होगा या 10 होगा या 1000 होगा, लेकिन ऑड नहीं होगा। AR XR और फिर उससे अगला टर्म AR प्लस 2 XR प्लस 2। ऐसे ही नीचे वाली सीरीज भी A1x A क्यूब एक्स क्यूब, लोअर टर्म्स ऐसे हैं, और कोई हायर वाला टर्म, आगे का टर्म जनरल टर्म ऐसा होगा, एक कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब है ऑड। ओके, स्मॉल आर मैंने लिखा अलग टाइप के इंडेक्स के लिए, अलग टाइप से मतलब वो इवन इंडेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड इंडेसिस को। से ये 999 हो सकता है, 999, ए 999 एक्स टू द पावर 999, और फिर दो बढ़ जाएगा 1001 एक्स टू द पावर 1001। तो दो दो का डिफरेंस यहाँ भी है, दो दो का डिफरेंस यहाँ भी है। ओके, इवन ऑड। अब आप इनमें से किसी एक सीरीज को उठा लें, चाहे इवन या ऑड, इसके अगर कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लें। मैं पूरे एफ एक्स के एक्सप्रेशन में कंजिक्यूटिव टर्म्स नहीं कह रहा हूँ। अगर आप एफ एक्स के एक्सप्रेशन में कंजिक्यूटिव टर्म देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के बाद का अगला टर्म तो एक्स क्यूब वाला होता है। मैं अलग अलग सीरीज में कहता हूँ। इवन सीरीज में कंजिक्यूटिव टर्म कौन है, एक्स पावर 0 वाले का x2 है, एक्स पावर 2 वाले का एक्स पावर 4 है, एक्स पावर r वाले का एक्स पावर r प्लस 2। ऐसे ही केवल ऑड सीरीज में कंजिक्यूटिव टर्म्स कौन से हैं, एक्स पावर कैपिटल आर और एक्स पावर कैपिटल आर प्लस 2। तो अगर हम कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो देखें किसी भी सीरीज में, तो वो कितने के बराबर है, एक्स का फैक्टर कितना इंक्रीज कर रहा है, दो पावर्स इंक्रीज कर रही हैं, एक्स का फैक्टर दो इंक्रीज कर रहा है, दो पावर्स इंक्रीज कर रही हैं। और बाकी या तो ए आर प्लस 2 अपॉन ए आर, आर छोटा वाला, ये ए आर प्लस 2 ए आर। आर केवल नोटेशन था, वो जो ए आर प्लस 2 का जो ए आर से रिलेशन है इवन या ऑड के लिए वो ये है, और लार्ज आर के लिए हमने उसे पहले ही इवेल्युएट कर रखा है, वो सिंपली कितने के बराबर है, 1। तो वो इन्फॉर्मेशन अब मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। चाहे मैं इवन सीरीज़ चाहे ऑड सीरीज़ किसी की भी अलग अलग से बात करूँ, वो दोनों सॉल्यूशन तो हैं, लेकिन किसी भी सीरीज़ के लिए आप कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो देखें तो वो रेशियो कितने के बराबर बन रहा है, ए आर प्लस 2 अपॉन ए आर, तो लार्ज आर के लिए 1 हो जाता है, और बाकी पावर्स कितनी इंक्रीज कर रही हैं, एक्स स्क्वायर। तो ये जो सीरीज़ है हमारी, चाहे इवन सीरीज़ या ऑड सीरीज़, अगर बहुत आगे के टर्म्स तक चली गई, इनफैक्ट टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो सीरीज़ का कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो एक्स स्क्वायर टाइप का है। अब आप जरा इस स्टैंडर्ड सीरीज़ को देखिए, अभी ये जो रेड में मैंने लिखा है इसे भूल जाइए, सिंपल सीरीज़ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर प्लस प्लस प्लस। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसका कॉमन रेशियो है एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप चेक कीजिए, इस रेड को अगेन भूल जाओ, इन्फिनिटी तक सीरीज जा रही है, तो सम ए अपॉन 1 माइनस आर, ए इज़ 1, कॉमन रेशियो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस सीरीज़ के सब्सिक्वेंट टर्म्स का रेशियो कितना है, एक्स स्क्वायर सिंपली। हमारी सीरीज़ चाहे इवन वाली या ऑड वाली, उसके भी कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कैसा है, एक्स स्क्वायर। तो मतलब फॉर लार्ज आर हमारी सीरीज़ का बिहेवियर इस सीरीज़ की तरह है, लेकिन इस सीरीज़ को अगर आप सम करें तो इसका सम 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अच्छा, मैंने बाहर से एक्स क्यों लिया था, इसके साथ कोई जरूरी नहीं है मैं इवन सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर इसमें से हर एक पावर के साथ एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड होता तो ये सीरीज़ बनती ऑड सीरीज़, क्योंकि मैं इवन ऑड दोनों सीरीज़ को इससे कंपेयर करना चाह रहा हूँ। इवन के लिए बिना इस एक्स के सोचिए, ऑड के लिए एक एक एक्स की एक्स्ट्रा पावर मल्टीप्लाइड है, तो एक एक एक्स की एक्स्ट्रा पावर मल्टीप्लाइड है, तो उससे भी हमारे समेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ओवरऑल एक एक्स कॉमन ले लो और ये दिस, तो आपके दोनों जो हैं ये। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्टैंडर्ड सीरीज़ है, दिस इज वेरी स्टैंडर्ड सीरीज़, इस पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो सो बोथ ऐसी एंड ऐसे बिहेव एज या तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर या x इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बट रिमेंबर, x हमने सब्स्टिट्यूट किया था कॉस थीटा को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने चेंज किया था, और थीटा जो कोऑर्डिनेट होता है उसकी रेंज होती है 0 से पाई तक। ये जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, रेंज के जो एंड पॉइंट्स हैं, वहाँ पे अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करें, 0 पे बनेगी 1 और पाई पे बनेगी -1, और अगर x प्लस या -1 पे पहुँचा तो ये दिस थिंग डाइवर्जेस। ये जो हमारी स्टैंडर्ड सीरीज़ है
ये एक्स की बाकी 1 और -1 के अलावा जो वैल्यू हैं, अलावा जब मैं कहता हूँ तो आपको समझना है कॉस थीटा कभी भी 1 और -1 से बाहर नहीं जा सकता है। तो 1 और -1 को छोड़ के जो इंटरवल है वहाँ तो ये ठीक था, वेल बिहेव्ड था, लेकिन 1 और -1 वाले पॉइंट भी तो आपके फिजिकल स्पेस में हैं। 1 और -1 वाले पॉइंट आपकी जो z एक्सिस है, पॉजिटिव z एक्सिस और माइनस z एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेव फंक्शन तो सारे स्पेस में आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, कहीं भी डाइवर्जेंट नहीं हो सकता है। तो इन पॉइंट्स पे अगर हमारा ये f(x) हमारे वेव फंक्शन का पार्ट है, अगर उसमें ये सीरीज़ या ये सीरीज़ कोई भी रह गई अप टू इन्फाइनाइट टर्म्स, तो ये सीरीज़ तो इसकी तरह बिहेव करती हैं, और ये x इक्वल टू +-1 पे डाइवर्जेंट है। तो हमारी ये दो सीरीज़ भी क्या हैं, x इक्वल टू +-1 पे डाइवर्जेंट हैं अगर ये इन्फिनिटी तक रन कर गई। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। हमने सीरीज सॉल्यूशन से मैथड सॉल्व कर भी लिया है, लेकिन उसके बावजूद प्रॉब्लम है डाइवर्जेंस की। तो अब बचने का तरीका क्या है, जैसा हार्मोनिक ऑसिलेटर में किया था, फिर से आप इस पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर कोई ऐसा तरीका हो कि ए आर तो नॉन ज़ीरो हो लेकिन ए आर +2 ज़ीरो हो जाए, तो इनिशियली आप बोलेंगे नहीं भाई AR+2 तो ज़ीरो तब होता है जब AR ज़ीरो होता है, A4 ज़ीरो होता है तो A6 ज़ीरो होता है, और A6 ज़ीरो होता है तो A8 ज़ीरो होता है, एंड सो ऑन। लेकिन आप इसे क्लियरली देखिए, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है AR तो नॉन ज़ीरो हो, लेकिन उस समय अगर ये वाला जो टर्म है न्यूमरेटर में, जो है बाकी टर्म है, अगर ये ज़ीरो हो तो AR+2 ज़ीरो होगा, और जैसे ही AR+2 ज़ीरो हुआ तो उससे +2 वाला मतलब AR+4 AR+6 सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। उसके लिए कंडीशन क्या जरूरी है, दिस। इस कंडीशन में देख रहे हैं आप लैम्डा, मतलब हमारे पास यहाँ से लैम्डा पे कंडीशन इम्पोज हो जाएगी, तो जिसे मैं बार बार कहता हूँ द कंडीशन ऑफ फिजिकल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द वेव फंक्शन। एफ हमारा केवल एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होने के लिए उसका कहीं पे हमें डाइवर्जेंस एक्सेप्टेड नहीं है। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे जो तरीका है, वो तरीका में दो स्टेप्स होंगे, या तो A0 और A1 में से एक ज़ीरो हो जाए, क्योंकि आपके पास दो सीरीज़ हैं और दोनों डाइवर्जेंट हैं, तो एक सीरीज़ तो किसी तरह सप्रेस हो जाए। अब सप्रेस कैसे हो सकती है सीरीज़, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ A0 पे डिपेंड करती है और ये पूरी सीरीज़ A1 पे, तो माना ऐसा हो सकता है A0 हो जाए, जीरो हो जाए, तो ऊपर की सीरीज़ सप्रेस हो जाएगी, या दूसरे केस में A1 ज़ीरो हो जाए, नीचे की सीरीज़। अब केवल एक सीरीज़ रह गई, और उस सीरीज़ को अगर लैम्डा हमारा अप्रोप्रिएट हुआ तो हम उस सीरीज़ को कहीं पर चॉप कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है सीरीज़ केवल इस टर्म तक कंटिन्यू करें, नीचे की सीरीज़ को आपने सप्रेस कर दिया A1 को ज़ीरो लेके, ऊपर की सीरीज़ कुछ टर्म्स तक कंटिन्यू की, लेकिन उसके बाद लैम्डा की अप्रोप्रिएट कंडीशन के कारण हायर कोफिशिएंट्स, एक पर्टिकुलर हायर कोफिशिएंट जीरो हो गया, और उसके बाद की तो आपको चिंता ही नहीं करनी है, बाकी तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगे। तो लेकिन उसके लिए लैम्डा मस्ट बी स्पेशल। ओके, तो आपके दो अलग अलग केस बनेंगे इनफैक्ट यहाँ से। पहला केस A0 ज़ीरो नहीं है, A1 ज़ीरो है। A1 ज़ीरो होने का मतलब ऑड सीरीज़ पूरी तरह खत्म, A1 A3 A5 सारे के सारे खत्म, तो A0 इवन सीरीज़ बची। और लेकिन तब लैम्डा किस नेचर का होना पड़ेगा, आप इस कंडीशन को देखेंगे, लैम्डा होना पड़ेगा लैम्डा माइनस दिस इंटू दिस बराबर जीरो। तो मतलब लैम्डा बराबर कितना होगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इज मॉड m + 1 + r इंटू मॉड m + r। लेकिन आप लोग अगेन ये भी ध्यान रखिए, इस केस में हम A0 को नॉट जीरो ले रहे हैं, तो A0 नॉट जीरो है तो A2 A4 A6 इस फॉर्मूले से मिल रहे होंगे। इसका मतलब R क्या होगा, इवन होगा, या तो 0 या 2 या 4। इस समय R इक्वल टू 1 3 5 का कोई सेंस नहीं है। और दूसरा केस ये हो सकता है, आप इवन वाली सीरीज़ को पूरी तरह सप्रेस कर दीजिए, वो तो पूरी सीरीज़ ही खत्म कर दी A0 को जीरो लेके, लेकिन ऑड वाली सीरीज़ अभी सर्वाइव कर रही है, उसका फर्स्ट कोफिशिएंट नॉन जीरो है, लेकिन वो सीरीज़ भी इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी, क्योंकि ये टर्म उसे चॉप ऑफ कर देगा। अगेन मैथमेटिकल कंडीशन वही है, ये कंडीशन और ये कंडीशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, इस केस में R इक्वल टू या तो 0 2 4 है, और इस केस में R कितना है 1 3 5। तो अगर आप इनको समग्र रूप से देखें, एक साथ देखें, तो आप एक ही कंडीशन ये लिखो, और आप लिखो R या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 या 5। R बेसिकली आप वैसे भी ध्यान करें, आर तो हमारा समेशन का इंडेक्स था, समेशन का इंडेक्स मिला के यही वैल्यू तो लेता है। तो सिंपली आप, मैं इस एक्सप्रेशन को अब एक बार लिखूंगा, भाई मेरे को फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस मिल सकते हैं बशर्ते मेरा लैम्डा इस नेचर का हो, और उसमें मॉड m की इन्फॉर्मेशन हमें पिछली इक्वेशन को सॉल्व करके मिल रखी है, 5 इक्वेशन को, 1 कांस्टेंट है, और r या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3। ओके, तो इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, अगर माना ये कंडीशंस हो गई, तो वेव फंक्शन वेल डिफाइंड नॉट डाइवर्जेंट वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन नहीं, मैं एफ को भी लेकिन वेव फंक्शन ही कह रहा हूँ, वो वेव फंक्शन का एक पार्ट है, तो दैट इज ऑल्सो वेव फंक्शन। तो अब हमारे पास या तो इवन पॉलिनोमियल बचेगा या ऑड। अब मैं सीरीज़ नहीं कह रहा हूँ, इसे इनफाइनाइट सीरीज़ बचेगी, इनमें से एक सीरीज़ कुछ टर्म्स तक, और जो सीरीज़ कुछ टर्म्स तक हो तो उसमें x की एक मैक्सिमम पावर होगी, तो x की मैक्सिमम पावर वाला जो वो है एक्सप्रेशन, वो एक पॉलिनोमियल ही तो हुआ। तो या तो आपके पास इवन पॉलिनोमियल बचेगा या ऑड, लेकिन किसी भी केस में
लैम्डा की वैल्यू इस टाइप के एक्सप्रेशन से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। उसे आप कंस्ट्रेंट बोल सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू कंस्ट्रेंट हो गई या कन्फाइंड हो गई या रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन जो हमारा सही शब्द है वो है क्वांटाइज। लैम्डा की वैल्यू क्या हो चुकी है? क्वांटाइज। और मैं आपको फिर रिमाइंड करा रहा हूँ क्यों मिला क्वांटाइजेशन। मैथमेटिकल सॉल्यूशन मिल गया था, एक्सेप्ट करने के लिए फिजिक्स में आप वो डाइवर्जेंट हो रहा था, तो आपने कहा फिजिक्स में तब एक्सेप्ट करेंगे जब ये डाइवर्जेंट नहीं होगा। तो डाइवर्जेंट नहीं होने का यही तरीका है, तो लैम्डा इसलिए आपका क्वांटाइज हुआ है। लैम्डा कुछ खास वैल्यू टाइप का हो सकता है, नहीं तो आपका सॉल्यूशन आपका वेल डिफाइंड सॉल्यूशन नहीं होगा। दिस तो लैम्डा की जो कंडीशन है मैंने उसे अगेन यहाँ पे रिपीट किया है, लेकिन अब मैंने इसके साथ एम और आर की जो अलाउड वैल्यूज़ हैं उनको भी लिख दिया। एम क्वांटम नंबर हमने पिछले उसमें निकाला था, या तो 0 होगा या +-1 या +-2 या सो ऑन, और आर तो हमारा काउंटिंग का इंडेक्स है जो 0 से शुरू होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 एंड सो ऑन। तो अब अगर मैं m प्लस आर कॉम्बिनेशन को एक साथ देखूं, m की वैल्यू इनमें से कोई हो सकती है, और मॉड m के कारण तो केवल प्लस रह जाएगा, या तो 0 या 1 या 2 या 3, और r की वैल्यू खुद 0 या 1 या 2 या 3। तो अगर आप इनको ऐड करें किसी भी कॉम्बिनेशंस में, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, तो m प्लस आर मॉड m प्लस आर की मिनिमम वैल्यू कितनी बनेगी? हो सकता है आप 0 + 0 ऐड कर रहे हो, 0 बन सकती है, और या 0 के साथ +-1 का मॉड, या इस 0 के साथ ये 1, किसी भी तरीके से 1 भी अचीव हो सकता है। कुल मिला के मॉड m प्लस आर जो है उसको मैं लिख रहा हूँ l, तो यहाँ भी मॉड m प्लस आर को l लिखा, तो ये एक्सप्रेशन है LL+1। ये लैम्डा जो है, इसके लिए आगे से हम जो रिस्ट्रिक्शन यूज़ करेंगे, क्वांटाइजेशन कंडीशन, वो ये है लैम्डा होना चाहिए किस फॉर्म का? L × L+1। इसको मैंने आगे पीछे करके लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये इसी तरह से लिखते हैं हम। लैम्डा जो है उसको जो हम कहते हैं ना क्वांटाइज हो चुका है, तो उसकी वैल्यूज़ कौन सी अलाउड हैं? उसकी वैल्यू ऐसी अलाउड हैं, लैम्डा होना चाहिए किस फॉर्म का? L × L+1। और यहाँ पे खुद ये L क्या है? ये खुद L जो वैल्यूज़ ले सकता है वो या तो 0 ले सकता है। कैसे पता लगा? क्योंकि L मैंने डिफाइन किया है मॉड m प्लस आर, तो मॉड m प्लस आर कॉम्बिनेशन जो मिनिमम वैल्यू बना सकता है 0 बना सकता है। R तो 0 से नीचे शुरू नहीं होता है, तो R की मिनिमम वैल्यू 0, और मॉड m की मिनिमम वैल्यू भी 0। m की मिनिमम वैल्यू तो नेगेटिव भी जाती है, पर मॉड m की मिनिमम वैल्यू 0, तो मिनिमम वैल्यू जो L लेगा वो कितना लेगा? 0। और ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर है, तो एडिशन भी क्या होगा? इंटीजर। तो नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। इस L को हम कहेंगे हमारा L क्वांटम नंबर, ठीक है। एजिमुथल या ऑर्बिटल मैं कुछ खुद कंफ्यूज कर गया यहाँ पे कौन सा क्वांटम नंबर, मैं सिंपली L क्वांटम नंबर कह रहा हूँ इसे। दिस इज द L क्वांटम नंबर। ये आपने हाइड्रोजन एटम 12th के ऑनवर्ड्स आपने पढ़ा है, आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप कहते हैं लाइमन बार्मर लाइस स्पेक्ट्रा है, और N के करस्पॉन्डिंग L की ये वैल्यू और L के करस्पॉन्डिंग M की ये वैल्यू, और तो L की अलाउड वैल्यूज़ यही तो होती हैं, S P D F जिन्हें आप ऑर्बिटल्स वगैरह कहते हैं, वो इन्हीं क्वांटम नंबर्स के करस्पॉन्डिंग तो होते हैं। बट प्लीज़ रिमेंबर ये कैलकुलेशन की क्यों गई है? रीज़न है ये L की ये वैल्यूज़ मैं आपको एडहॉक रूल की तरह पोस्ट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता है। आप मैथमेटिक्स करके लाए श्रोडिंगर इक्वेशन, हमने शुरू में कह दिया था वेव फंक्शन को कुछ कंडीशंस हर सिस्टम के लिए सेटिस्फाई करनी होंगी, हम वो कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं तो अपने आप ये मिल रहा है। सो दीज आर नॉट जस्ट रूल्स नाउ फॉर यू, यू हैव डिराइव्ड देम, ओके, यूजिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड द बेसिक मशीनरी, आप इन रूल्स पे अराइव किए हैं, ओके। तो एल की वैल्यूज़ तो निकल गई, और अब इससे आगे देखते हैं एल और एम की वैल्यूज़ में आपस में रिलेशन भी होता है। जैसे आप कहते हैं एल बराबर 3 है तो एम की वैल्यू या तो -3 होगी या -2 या -1 या 0 1 2 3, -L2 + L जिसे कहते हैं, वो कहाँ से आता है? वो भी यहीं छुपा हुआ है। एल और एम के बीच का रिलेशन ये है। फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, एम की वैल्यू 0 +-1 +-2 होती है, आर की वैल्यू 0 1 2 होती है। तो मैं कुछ कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, माना मैं L = 0 केस को देख रहा हूँ, तो उस केस में एम और आर क्या क्या हो सकते हैं जरा ही लिखते हैं। एल बनाना है 0, तो एम और आर की पॉसिबल वैल्यूज जो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं वो केवल 0 और 0 है, क्योंकि इस सम में मॉड एम जा रहा है। आप ये ध्यान रखें, आप ये ना सोचें अच्छा आर को 1 ले लेंगे और एम को -1, यहाँ मॉड ऑफ एम है तो इसके 0 होने का इस समय एकमात्र तरीका है एम भी 0 और आर भी 0, ठीक है। अब L = 1 केस देखते हैं, माना L = 1, तो L = 1 होने का तरीका क्या है? आपका R 0 हो सकता है, बल्कि पहले ये वाला केस देखते हैं, M 0 हो सकता है और R हो सकता है 1, ये दोनों अलाउड वैल्यूज़ हैं इनकी। 0 1 कॉम्बिनेशन में सम कितना बनेगा? 1। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, बल्कि दो अलग अलग पॉसिबिलिटी हैं, पर मैंने एक साथ लिख दिया। M + या -1 हो सकता है, M + या -1 हो और उस समय R हो 0, तो तभी भी तो इसका मॉड लेके इसके साथ सम करेंगे 1 तो बनेगा। तो 1 के करस्पॉन्डिंग आपके 3 केस बन रहे हैं M के लिए। M या तो 0 भी हो सकता है या +1 भी हो सकता है या -1। इसके बाद इस टेबल को लिखने के बाद हम R को भूल जाएंगे, हम केवल L और M की बात करेंगे। L = 2 के करस्पॉन्डिंग सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं, M 0 भी हो सकता है, +-1 भी हो सकता है, +-2 करस्पॉन्डिंग R की वैल्यू ये है। लेकिन बाद में हम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स R हमारे लिए डिस्कशन से बाहर हो जाएगा,
तो अब L इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग M की केवल एक वैल्यू 0, L इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग M या तो -1 या 0 या +1, और L इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग दिस। तो ये वही तो आ गया आपका रूल। L की किसी गिवन वैल्यू के लिए M की जो अलाउड वैल्यूज़ होती हैं वो -L टू +L। पहले तो हमने L और M का अलग अलग क्वांटाइजेशन देखा, M 0 +-1 +-2 +-3, L 0 1 2 3, लेकिन दोनों के बीच जो रिलेशन है इस प्रकार का वो भी यहाँ कंटेंड है। अगेन नॉट नथिंग एडॉक अबाउट इट, कोई एडॉक रूल नहीं, आपको नहीं कहा गया कि M की वैल्यू ऐसी ही होती है। नो, यूजिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आप इस रिजल्ट पे अराइव किए हैं। ओके, अच्छा, अब ये जो मेथड है ये मेथड मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि वैसे तो हमें आइगन फंक्शंस भी निकालने होते हैं, लेकिन इस मेथड में मैंने लैम्डा को मैं आइगन वैल्यू कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर पाएंगे, बट लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली LL+1 के बराबर, हमें पता लगा इस नेचर की होती है लैम्डा की वैल्यू। इवन और ऑड पॉलिनोमियल्स मैंने जनरल तो डिस्क्राइब कर दिया कि वो इवन ऑड पॉलिनोमियल्स होते हैं। आप चाहे तो मेथड में बीच के स्टेप्स प्रोवाइड करके एग्जैक्टली उन पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं अलग अलग केस के लिए, कि L जब 0 है तब वो पॉलिनोमियल कितना होता है, L इक्वल टू 1 है तब कितना होता है, L इक्वल टू 2, लेकिन आप उसे ऑब्टेन भी कर लेंगे फिर भी वो इंटरेस्टिंग फॉर्म में नहीं होगा। ओके, लास्ट में मैंने यहाँ पे एक आंसर लिखा है, इस आंसर को एक्चुअली मैं सेकंड मेथड से ऑब्टेन करूँगा, पूरे स्टेप्स में नहीं करूँगा सेकंड मेथड के, पर मैं सेकंड मेथड इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि उससे ये वाली इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलेगी ही मिलेगी कि L और M के बीच का रिलेशन और L की वैल्यूज़, लेकिन उसके अलावा जो F का फॉर्मूला है, F का एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है, वो एटलीस्ट मेरे पास बहुत आराम से आ जाएगा। ओके, तो सेकंड मेथड की आइडियोलॉजी क्या है वो मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट में डिस्क्राइब की थी। असली इक्वेशन तो ये सॉल्व करनी थी F की इक्वेशन, लेकिन इस इक्वेशन को M इक्वल टू 0 रख के आप देखें तो ये इक्वेशन बनती है 1 - x² y डबल डैश -2x y डैश प्लस लैम्डा y। लेकिन इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में एक रिलेशन है, अगर इस इक्वेशन को बार बार डिफरेंशिएट करें और m टाइम्स हम डिफरेंशिएट कर दें तो हम इस वाली इक्वेशन पे पहुंच जाते हैं। मतलब y जो है, y वेरिएबल का मॉड m टाइम्स डिफरेंशिएशन ही क्या है, f। तो हमारी स्ट्रेटजी होगी हम f की इक्वेशन को सीधे अप्रोच नहीं करेंगे, हम ये इक्वेशन लेंगे स्टार्ट में, इस इक्वेशन में केवल लैम्डा है, इसमें m नहीं है, m को हम 0 रख चुके हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करने का मेथड होगा सीरीज सॉल्यूशन मेथड, और बाद में जब y यहाँ से निकल आ जाएगा तो उसको m टाइम्स मॉड m टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, वो हमारा f हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी होगी। अब ये इक्वेशन जो है, जिन MSc के स्टूडेंट्स खासकर जानते होंगे, ये दिस इज अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसे हम कहते हैं लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथमेटिकल फिजिक्स के कोर्स में यूजुअली फर्स्ट सेम में कराया जाता है। ओके, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में m नहीं है, m क्वांटम नंबर कहीं नहीं है, m इक्वल टू 0 के इसके लिए बनती है ये, लेकिन लैम्डा इसमें अभी भी है, वो लैम्डा। तो आप ये फिर से सोचिए, हमने फर्स्ट मेथड नहीं किया, हम f की इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, पहले इसे सॉल्व करेंगे और फिर वहाँ से इस मेथड से हम f बना लेंगे। तो लैम्डा की हमारे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लैम्डा इक्वल टू L+1, हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो मेथड किस तरह से होगा मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, आप खुद करेंगे। y को आप इस तरह की एक सीरीज सपोज कीजिए, सीरीज सॉल्यूशन में x पावर के समेशन bn x पावर n, मैंने कोफिशिएंट का नाम पहले a लिखा था पर ताकि आपको पिछले केस से कन्फ्यूजन ना हो, ये अलग कोफिशिएंट्स होंगे इस केस में। तो सीरीज सॉल्यूशन में जैसे हम करते हैं, y के लिए हमने एक सॉल्यूशन सपोज किया, एक सीरीज सपोज की, सीरीज के कुछ पावर्स बाहर हैं, k पावर्स बाहर हैं, और बाकी समेशन का इंडेक्स इस समय n है, n रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। फिर आप वहाँ से y डैश और y डबल डैश निकालिए, क्योंकि आपको इस इक्वेशन में y भी चाहिए, y डैश भी चाहिए, y डबल डैश निकाले, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में है 0। ओके, उसके बाद एक बढ़िया सी डब्बा बना देना, फिर दिस इज अ पावर सीरीज इन x, तो द कोफिशिएंट ऑफ ईच पावर ऑफ x मस्ट बी सेपरेटली 0, ऑल कोफिशिएंट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंटली 0। यहाँ पे भी आपको देखने को क्या मिलेगा, सीरीज तो आपको समेशन के काफ़ी सारे साइन दिखेंगे, पर उसमें से समेशन की लास्ट में 2 ही सीरीज कंबाइन होंगी, जैसे इस केस में हुआ था, एक x पावर r-2 की सीरीज और एक x पावर r की सीरीज। ठीक है, 2 सीरीज में वो कंबाइन हो जाएंगे। वहाँ से आप x की अलग अलग पावर के कोफिशिएंट्स कलेक्ट कीजिए। x की मिनिमम पावर मुझे नहीं पता है कितनी है, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ रखा है, आप करेंगे तभी पता लगेगा x की मिनिमम पावर का कोफिशिएंट। लेकिन उसके साथ आपको b0 कांस्टेंट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, b0 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, और मेन वहाँ से k के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, फिर नेक्स्ट हायर पावर उसमें b1 आएगा और k की ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके वहाँ से भी कुछ पता चलेगा, जैसा हम नॉर्मली अपने सीरीज मेथड में करते हैं, सीरीज सॉल्यूशन मेथड में। फिर आप x की किसी जनरल पावर r प्लस k, या इस केस में n है, n प्लस k को उसके बराबर वो करेंगे, r की जगह दिस मस्ट बी n, सॉरी माई मिस्टेक, हमने यहाँ पे इंडेक्स का नाम n लिखा है तो n होना चाहिए समेशन का इंडेक्स। आपको bn+2 और bn में रिलेशन मिलेगा, कोफिशिएंट nth वाला और n+2th वाला, उससे 2 ऊपर वाले, उनके बीच आपको एक रिलेशन मिलेगा। ओके, रिकरेंस रिलेशन जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट्स के बीच का। फिर
आप दोनों केसेस को अलग अलग सॉल्व कीजिए, बल्कि उसमें पहले आप वो वाला केस सॉल्व कीजिए जिसमें एक सीरीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। के की एक चॉइस के लिए आपको पता लगेगा B1 को 0 होना पड़ेगा शायद, तो B1 0 है तो ये रिलेशन ये बता रहा है B3 B5 B7 सबके सब 0, ऑड सीरीज खत्म। पहले उस सॉल्यूशन को सॉल्व करो, एक सॉल्यूशन आ गया। फिर आप दूसरे केस में करेंगे, वहां आपको एक्चुअली दो सीरीज मिलेंगी, लेकिन फिर फर्स्ट वाली सीरीज का आंसर यूज करके आप ये कहेंगे अरे ये दोनों सॉल्यूशंस आपस में क्या हैं, इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये आप करेंगे तो आपका फाइनल सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्म का कंस्ट्रक्ट होगा, एक्स पावर के एक इवन सीरीज प्लस एक ऑड सीरीज। लेकिन इनमें से अगर आप केवल एक सीरीज भी लें तो आपका सॉल्यूशन बचा रहेगा। वो तो मैं एक सीरीज को टी ई कह रहा हूं, टर्म्स इवन टाइप के और टर्म्स ऑड टाइप के। मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, ऐसे ही हमारे पिछले केस में था ये। लेकिन देखिए आप स्टेप्स देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम है जो वहाँ पे करने हैं, तो यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ। और अगर दिक्कत हो, ये मैथमेटिकल फिजिक्स के किसी भी कोर्स में, किसी भी बुक में, किसी भी टेक्स्ट में आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है मैथमेटिकल फिजिक्स कोर्स में, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करना, लेजेंड्रे इक्वेशन को सॉल्व करना यूजिंग दी सीरीज सॉल्यूशन मेथड। ओके, अच्छा, फिर आप चेक करेंगे इन सीरीज का बिहेवियर कैसे चेक करेंगे, इसके एक r+2th टर्म को rth टर्म के साथ उसका रेशियो कैलकुलेट करके आप ये पाएंगे ये दोनों सीरीज डाइवर्जेंट हैं। मोस्ट प्रॉब्ली शायद केवल +-1 वाले पॉइंट पे, पर डेफिनेटली डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट कैसे पता लगेगा, इस सीरीज का रेशियो किसी स्टैंडर्ड सीरीज से मैच करेगा, किसी वेल नोन बड़ी सिंपल सी सीरीज से मैच कर जाएगा। फिर आप ये कंक्लूड करेंगे अरे ये दोनों सीरीज तो अपने आप में डाइवर्जेंट हैं, तो ये तो सॉल्यूशन में इस तरह से प्रेजेंट नहीं हो सकती। फिर आप बोलेंगे व्हाट इज आवर वे आउट, तरीका क्या है बाहर निकलने का। आप बोलेंगे इनमें से एक सीरीज तो पूरी तरह खत्म हो जाए, वो कैसे, या तो B0 या B1 में से एक हो जाए 0 और दूसरा रहे नॉन जीरो। लेकिन उसके अलावा वो जो लैम्डा है उस पर कुछ कंडीशन भी आपको इंपोज करनी पड़ेंगी, एग्जैक्टली जैसा मैंने मेथड 1 में किया वही चीज़ें होंगी। वैल्यूज अलग होंगी लैम्डा की, इनफैक्ट वैल्यू भी अलग नहीं होगी, लास्ट में वो LL+1 ही आएगी, बट एक्सप्रेशन आपको देखने में अलग लगेगा। लेट मी से इट दिस वे, तो दो आपकी चॉइसेस बनेंगी, या तो B0 को नॉन जीरो लो, तो उस केस में B0 B2 B4 B6 जिंदा रहेंगे, लेकिन वो भी किसी पॉइंट पे जाके सीरीज कट ऑफ हो जाएगी लैम्डा पे जो आप कंडीशन लेंगे उस कारण से। ऑड सीरीज तो इस समय है ही नहीं। और दूसरे केस में B0 को 0 लो तो B0 B2 B4 सारे खत्म, बचे कौन, B1 B3 B5, लेकिन ये भी इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगे, लैम्डा पे कोई दूसरी पर्टिकुलर कंडीशन से वो सीरीज भी कहीं पे जाके, जिसे हम ट्रंकेट करना या चॉप ऑफ कहना होता है या कट ऑफ कहना होता है, वो हो जाएगी। और इनफैक्ट लैम्डा की ये दोनों केस में जो आपको कंडीशन मिलेगी ये अगेन सेम होगी, और वो कंडीशन कुछ इस फॉर्म की होगी, लैम्डा इज इक्वल टू सम इंटीजर इंटू सम इंटीजर प्लस सेम इंटीजर +1। और वो जो एल जिसे मैं कह रहा हूँ, एल की अलाउड वैल्यू आपको पता लगेगा, या तो 0 होगी या 1 होगी या 2। सेम रिजल्ट जो मेथड 1 से मिला है। फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, जब आप इस मेथड को करें आप खुद से क्वेश्चन रेज करें, ये लैम्डा की वैल्यू का क्वांटाइजेशन क्यों मिला। वो जब आप यहाँ पे डाइवर्जेंट बिहेवियर को खत्म करना चाहेंगे ना, नहीं फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन में डाइवर्जेंट बिहेवियर नहीं हो सकता, तो फिर बचने का तरीका है लैम्डा कुछ खास वैल्यूज़ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो अगेन क्वांटाइजेशन का रीज़न वही है। ओके, बाउंड्री कंडीशंस जिन्हें मैं कह रहा हूँ कॉमनली। और जब लैम्डा L×L+1 टाइप का होगा तो आप देखेंगे वो जो अब या तो ये वाली सीरीज कुछ टर्म्स तक बची है या नीचे वाली सीरीज कुछ टर्म्स तक बची है, तो आपके पास या तो इवन पॉलिनोमियल्स होंगे या ऑड पॉलिनोमियल्स। अब इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, एक ही सीरीज बची है और वो सीरीज पूरी एक टाइप की है, तो पूरी तरह इवन या पूरी तरह ऑड। तो अब आप उन सॉल्यूशंस को कहेंगे हमारे पास इवन या ऑड पॉलिनोमियल सॉल्यूशंस हैं। पॉलिनोमियल सॉल्यूशंस का एडवांटेज, पॉलिनोमियल सॉल्यूशंस डाइवर्ज नहीं करेंगे। ओके, एक्स की कोई मैक्सिमम पावर है और सारे टर्म्स न्यूमरेटर में हैं, तो कभी भी वो सीरीज डाइवर्ज नहीं कर सकती है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल सॉल्यूशन जैसे ही मिला आप श्योर हो गए अब तो ये डाइवर्जेंट नहीं हो सकता है। ओके, अच्छा, अगेन मैंने यहाँ पे फिर से उसको लिखा है लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन को। हमने स्टार्ट ऐसे किया था, ये लास्ट टर्म लैम्डा था, लेकिन लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए सीरीज सॉल्यूशन से एक्चुअली क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें, वो ये मिली लैम्डा किस फॉर्म का हो सकता है, केवल LL+1 फॉर्म का। L की मिनिमम वैल्यू आप ले सकते हैं 0, तो ये टर्म बनेगा 0 × 1y, या L की नेक्स्ट वैल्यू 1 हो सकती है 1 × 2y, या 2 × 3y, या 3 × 4y। तो मतलब ये है ओरिजिनली इक्वेशन में इस टर्म को आपने कुछ भी लिखा, लैम्डा लिखा, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं इसके जो पॉलिनोमियल सॉल्यूशंस मिलते हैं जिनको हम लेजेंड्रे पॉलिनोमियल कह रहे हैं, वो तब मिलते हैं जब ये लास्ट वाला टर्म या तो 0 × 1y हो, 0 × 1y मतलब 0, ये हो ही ना, या ये टर्म हो 1 × 2y मतलब 2y। ये दोनों टर्म्स तो ऐसे रहे हैं, ये लास्ट का टर्म या तो 0y हो, या 2 × y, या 6 × y, या 12 × y, 3 × 4 is 12, 12 × y। तो उस हर एक केस में इसके जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम एक कॉमन नाम कह देते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं
अलग अलग ऑर्डर के लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स। ऑर्डर कहाँ से डिटरमिन हो रहा है? एल की जो आपने वैल्यू यूज़ की है, माना एल इक्वल टू जीरो केस। इनफैक्ट एल इक्वल टू जीरो रख के आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली वाई की जगह वन ले लूँ कांस्टेंट, तो इक्वेशन में ये टर्म तो होगा नहीं, ये इक्वेशन वाई इक्वल टू वन से सेटिस्फाई होती है। ओके, उसको आप कहेंगे ये लेजेंड्रे पॉलिनोमियल है जीरोथ ऑर्डर का, क्योंकि एल की जगह कितना है? जीरो। एल की जगह वन रख के ये टर्म बचता है टू वाई। अब जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन को आप कहेंगे लेजेंड्रे पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एल की जगह है वन और उसकी वैल्यू सिंपली एक्स के बराबर होती है। आप चेक कर सकते हैं, वाई की जगह आप एक्स रखें तो एल इक्वल टू वन प्लेस के अगेन ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इन जनरल एल की किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम कहते हैं लेजेंड्रे पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर एल। और लेजेंड्रे पॉलिनोमियल का जो सिंबल है दैट इज पी एल एक्स। पी और ये एल हम यहाँ इंडेक्स के रूप में लिखते हैं और फंक्शन ऑफ एक्स है पी एल एक्स। लेजेंड्रे पॉलिनोमियल का जो सिंबल है, कन्वीनियंट, आप सिंबल तो वैसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट में पी एल एक्स सिंबल मिलेगा। तो मैंने एल की कुछ स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए लेजेंड्रे पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा है। पी जीरो एक्स वन होता है, पी वन एक्स खुद एक्स होता है, लेकिन हमारे केस में ध्यान करें हमारा एक्स खुद कॉस थीटा है, थीटा इक्वेशन में, तो हम शायद ये वाला यूज़ करेंगे आगे अगर जरूरत पड़ेगी। पी टू एक्स होता है थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, ऐसी पी थ्री एक्स होता है फाइव बाई टू एक्स क्यूब माइनस थ्री बाई टू एक्स, दिस। ओके, अब यहाँ पे लेकिन एक सवाल आता है, जब आप सीरीज सॉल्यूशन मेथड से ये एनालिसिस करके लाएंगे तो आपके पास उस सॉल्यूशन में दो कांस्टेंट्स होंगे, बी जीरो और बी वन। बी जीरो और बी वन को कैसे फिक्स करते हैं ताकि हमें ये वाले आंसर बने? इस आंसर तक पहुंचते पहुंचते आप बी जीरो और बी वन को फिक्स कर चुके हैं। तो वो बी जीरो और बी वन को फिक्स करने का तरीका क्या है? उसे हम कहते हैं, हम लेजेंड्रे पॉलिनोमियल का नॉर्मलाइजेशन डिफाइन करते हैं। लेजेंड्रे पॉलिनोमियल का नॉर्मलाइजेशन डिफाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप लेजेंड्रे पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल जो नॉर्मलाइजेशन है वो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर आप x की जगह वन रख दें, पी एल जो है x का फंक्शन है, तो x की जगह वन रखें, मतलब x इक्वल टू वन वाले पॉइंट पे कोई भी लेजेंड्रे पॉलिनोमियल हो किसी भी ऑर्डर का, उसकी वैल्यू वन होनी चाहिए। x की जगह वन रखो, ये तो खुद ही वन है। x की जगह वन रखो तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह वन, हाँ इसकी वैल्यू भी वन हो रही है। x की जगह वन रखो, P2 सेकंड ऑर्डर वाला लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, अलग अलग पॉइंट्स पे तो वो वेरी करता है, पर x इक्वल टू वन पे कितना है? थ्री बाई टू माइनस हाफ, वो भी वन होता है। ऐसे ही आप इसे चेक करें, ये भी वन। तो ये जो वो कॉन्स्टेंट्स B0 और B1 है उनको अलग अलग केस में फिक्स करने का मेथड ये होगा, सिंपल सा मेथड। अगर आप इस मेथड से सॉल्व करके ला रहे हैं तो लास्ट में ये एक्सप्रेशन मैंने कहाँ से लिखे, आपके एक्सप्रेशन में तो आपको B0 और B1 दिखेंगे, उन B0 और B1 की वैल्यू ऐसे करके आप फिक्स कर सकते हैं कि x इक्वल टू वन पे मुझे लेजेंड्रे पॉलिनोमियल किसी भी ऑर्डर का है उसकी वैल्यू कितनी चाहिए? वन। इनफैक्ट मैंने यहाँ कुछ लोएस्ट ऑर्डर के लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स प्लॉट भी किए हैं। लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स x इक्वल टू माइनस वन से प्लस वन के इंटरवल में ही डिफाइन होते हैं। ये x है, ये x इक्वल टू जीरो है, ये x इक्वल टू प्लस वन है, माइनस वन। उसका रीज़न आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, रीज़न नहीं बोलूँगा लेकिन आप देख सकते हैं हमारा x कॉस थीटा था और कॉस की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन से बाहर नहीं होती हैं, तो माइनस वन से प्लस वन इंटरवल पे ही डिफाइंड होते हैं लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स। तो ये जो शुरू के कुछ लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स हैं इनको अगर मैं प्लॉट करूँ, फर्स्ट वाला है वन, कांस्टेंट हर जगह वन है, P1x इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, और वन पे जाते जाते उसकी वैल्यू प्लस वन हो गई है, ठीक है। P2x आप प्लॉट करें, एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग पैराबोला, लेकिन ये पैराबोला भी आप प्लॉट करें, ये यहाँ भी वन होता है, माइनस वन पे इसकी वैल्यू वन के बराबर होती है, सेंटर पे आते आते वैल्यू डिक्रीज होती है, इनफैक्ट x इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगी और यहाँ फिर से प्लस वन पैराबोला। तो ये अलग अलग लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन किसी भी कोई भी लेजेंड्रे पॉलिनोमियल आप प्लॉट करें वो एंड यहीं पे करेगा, x इक्वल टू प्लस वन पे उसकी वैल्यू वन ही होगी। ओके दिस। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं, इन एक्सप्रेशन से देख लीजिए सीधे, L जीरो या टू है तो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल में x पावर जीरो या x पावर जीरो x पावर टू आ रहे हैं इवन, और अगर L वन है तो x और थ्री है तो x क्यूब और x। यहाँ से दो फीचर देखिए, बल्कि आप, एक तो L अगर इवन है तो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल भी इवन है, L ऑड है तो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल भी ऑड है, एक फीचर। और दूसरा फीचर जो उससे भी इंपॉर्टेंट है वो ये, अगर P3 है तो इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? थ्री, फिर x की दो पावर छोड़ के, क्योंकि सारी पावर ऑड होनी है तो x स्क्वायर तो नहीं हो सकता है, फिर अगली पावर x। ऐसे ही P2x में x की मैक्सिमम पावर टू। तो इन जनरल PLX लेजेंड्रे पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर L में x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो होगी L, मतलब PLX इज अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर L। PL में खुद x की मैक्सिमम पावर L ही आती है, तो ये रिजल्ट भी हमारे लिए आगे इंपॉर्टेंट होगा अभी इसी डिस्कशन में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लेजेंड्रे पॉलिनोमियल की, यहाँ पे मैं सीधे इन्हें कोट कर रहा हूँ। मैथमेटिकल फिजिक्स कोर्स में MSc स्टूडेंट्स ने मोस्ट प्रॉब्ली ये की होंगी, नहीं की हैं तो डू इट नाउ।
एमएससी वाले के लिए कोई रेस्पाइट नहीं है इसमें, आपको ये करना पड़ेगा। वैसे तो बीएससी वाला भी किसी टेक्स्ट बुक को पलट के थोड़ा ढूंढ सकता है या इंटरनेट पे, वो कई इंटरेस्टिंग चीज़ें उसे मिलेंगी, बट एमएससी वालों के लिए ये डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए। अब लेजेंड्रे पॉलिनोमियल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी जो हमारे काम की होंगी, इनफैक्ट काम की मेरे ख्याल से 2 ज़्यादा होंगी, बाकी तो मैंने ऐसी कोट कर दी थी। एक होता है जनरेटिंग फंक्शन, इनफैक्ट मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप इसे खुद देख लीजिएगा जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हैं। एक होता है रॉड्रिक्स फार्मूला। किसी भी ऑर्डर एल का लेजेंड्रे पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है, सिंपली वो फार्मूला मैं इधर से रीड करता हूँ। आप x² - 1 लीजिए और उसकी पावर l ले लीजिए। जिस ऑर्डर का लेजेंड्रे पॉलिनोमियल चाहिए, माना p3 चाहिए तो x² - 1 पावर 3 लीजिए और उसको खुद 3 बार डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, d³ / dx³। ये किया और उसके साथ बाहर से इतना कांस्टेंट और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पावर 3 फैक्टोरियल 3। p4 चाहिए तो x² - 1 पावर 4 से स्टार्ट करो, उसको 4 बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, d4/dx4 करो और बाहर से 1/2 पावर 4 फैक्टोरियल 4। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स की थ्योरी में, जिसे हम कहते हैं रॉड्रिक्स फार्मूला। इस फार्मूले से आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे से नहीं दिखेगा, वैसे किया जा सकता है। यहाँ से अगर आप x² को पावर l करें तो x की पावर कितनी बनेगी, आप केवल इस टर्म को देखें, x² - 1 पावर l। एक्सपेंड करके बहुत सारे टर्म मिलेंगे, पर जो मैक्सिमम x की पावर वाला टर्म वो कितना होगा, 2l पावर वाला। और अगर 2l पावर वाले को आप l टाइम्स आप डिफरेंशिएट कर चुके हैं, आप x पावर 3 को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक पावर कम होती है, 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, 2 पावर्स कम हो जाती हैं। x पावर 2l है स्टार्टिंग में मैक्सिमम पावर, और आपने उसे l बार डिफरेंशिएट कर दिया तो 2l में से l पावर फिर निकल गई मैक्सिमम, तो अब कितनी पावर बची मैक्सिमम, x पावर l। तो यहाँ से भी वो चीज़ देखी जा सकती है कि PLX जो होता है वो lth ऑर्डर का पॉलिनोमियल ही होता है, उसमें l से हायर पावर्स नहीं आती हैं। मैक्सिमम पावर x पावर, मैक्सिमम जो टर्म है वो x की lth पावर कैरी करेगा, उससे ऊपर नहीं। तो ये रॉड्रिक्स फार्मूला। एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसे ऑर्थोनॉर्मलिटी हम कहते हैं। अगर आप 2 अलग अलग ऑर्डर के लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें, ये l और m ऑर्डर ऑफ लेजेंड्रे पॉलिनोमियल है, माना ये 3 है और ये 4 है, तो ये इंटीग्रल जो है अपार्ट फ्रॉम दिस कांस्टेंट 2/2l+1, यहाँ आ रहा है डेल्टा एल एम। डेल्टा एल एम है हमारा क्रोनेकर डेल्टा सिंबल, l और m सेम होंगे तो 1, अदरवाइज 0। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल तभी सर्वाइव करता है जब ये दोनों इंडेक्स क्या होते हैं, बराबर। अगेन ये प्रॉपर्टी वैसी है जैसे फूरियर एनालिसिस में साइन nx और साइन mx के बीच होती है, या और सिंपल एग्जांपल लें, वेक्टर्स की दुनिया में i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, एंड सो। लेकिन अगेन यहाँ एक और चीज़ देखिए, यहाँ ये इंटीग्रेशन जो डिफाइंड है, अगेन जिस इंटरवल में लेजेंड्रे पॉलिनोमियल डिफाइंड है, ये -∞ टू इन्फिनिटी या कोई और रेंज नहीं है, जस्ट -1 to 1। तो इसलिए हम कहते हैं लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट इन द इंटरवल -1 to 1। और आप और बहुत सारे हमारे पास स्पेशल फंक्शंस होते हैं, हर्माइट था, लेकिन उसके अलावा और भी स्पेशल फंक्शंस होते हैं। हर स्पेशल फंक्शन के लिए आपको इस तरह का एक ऑर्थोनॉर्मलिटी रिलेशन मिलेगा, लेकिन कुछ जो चेंजेस होते हैं, एक इंपॉर्टेंट चेंज जो होता है पॉलिनोमियल्स के साथ या उन फंक्शंस के साथ, कभी कभी यहाँ एक वेट फैक्टर भी होता है। मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर की ऑर्थोनॉर्मलिटी रिलेशन मैंने जस्ट केवल डिस्क्राइब की थी, हमने शायद डिराइव नहीं की थी वहाँ पे, लेकिन उसमें एक e⁻⁻² का फैक्टर था, उसे हम कहते हैं वेट फैक्टर। लेकिन लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स के केस में वेट फैक्टर आप कह सकते हैं 1 है, या तो है ही नहीं ऐसा बोलो, या बेटर है आप बोले वेट फैक्टर कितना है, 1। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये दोनों सेम होंगे तब इंटीग्रल सर्वाइव करेगा, और उस समय इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी, माना ये 3 है, p3x इंटू p3x का इंटीग्रल आपने -1 से 1 किया तो आंसर बनेगा 2/2 इंटू 3+1, जितना भी निकलता है दिस। अगर अलग हैं 0, ओके दिस। इसके अलावा रिकरेंस रिलेशंस होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि PL1 = 1 ही होता है हमेशा, और PL - x की जगह -x रख दें तो -1 पावर l PLx। इसे हम कहते हैं पैरिटी बिहेवियर ऑफ लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स। x की जगह -x रखें, वो बहुत सिंपली आप इस ग्राफ से देख लीजिए, P0x इवन फंक्शन है, P1x ऑड फंक्शन है, P2x फिर इवन फंक्शन है, और ये प्रॉपर्टी कंटिन्यू करेगी। तो L अगर इवन है तो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल भी इवन होता है, L ऑड है तो ऑड ही होता है। उसी चीज़ को यहाँ एक्सप्रेस किया है, L इवन है तो ये फैक्टर 1 के बराबर बनेगा तो इवन फंक्शन, और नहीं तो ये -1 के बराबर बनेगा ऑड फंक्शन। तो ऐसी और बहुत सी प्रॉपर्टी हो सकती है, उनको जो इंटरेस्टेड है वो बुक से देख लें, ओके। लेकिन अब मैं अपने रिजल्ट को समराइज कर रहा हूँ। इस मेथड से हम सॉल्यूशन करके लाए, तो इस मेथड ने मुझे फाइनली ये बताया वो जो y था उसका सॉल्यूशन कितने के बराबर है, PLX, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर L। ये जो इक्वेशन है, ये हम इस मेथड में इस इक्वेशन को अटैक कर रहे थे। एक तो पता लगा लैम्डा होगा LL+1 और खुद ये y होगा PLX, ये 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है। तो अब मेरे पास
आइगन वैल्यू या लैम्डा की इन्फॉर्मेशन भी है और एफ की इन्फॉर्मेशन भी मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। हमने कहा था एफ हमारा बनेगा वाई का मॉड एम टाइम्स डिफ्रेंशिएट करके, तो वाई खुद कितना है पी एल एक्स। इस मेथड से ये पता लगा, इस मेथड का एडवांटेज ये है, हमें पता लगा वाई एग्जैक्टली कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स। तो वाई पता है तो उसका एम टाइम्स डिफरेंशिएशन एफ हो गया, उसको ऐसे लिखो ऐसे लिखो। हाँ, यहाँ से अब दूसरा कनेक्शन, इस मेथड से हमें L तो पता लग गया कि L या तो 0 होगा या 1 होगा या 2, लेकिन L और M के बीच का कनेक्शन क्या है उसको भी आप देख सकते हैं, वो यहाँ पे एक्सपोज होता है। PLX किस ऑर्डर का लेजेंड्रे पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम इसमें x की पावर कितनी है L, ठीक है। x पावर 3 को आप मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, x पावर 3 को करने को तो कितनी बार कर सकते हैं, बट बिफोर बिकमिंग 0 से मेरा सेंस है, पहली बार किया 3x², दूसरी बार किया 6x, तीसरी बार 6 और इसके बाद 0। x³ का मैक्सिमम नॉन जीरो डिफरेंशिएशन केवल 3 बार कर सकते हैं, उसके बाद 0 0 0। x4 का 4 बार, x5 का 5 बार। ये f जो बनना है और f मेरे वेव फंक्शन में जाएगा तो ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो गया तो वेव फंक्शन ही वैनिश हो जाएगा, तो वो तो अनइंटरेस्टिंग केस हो जाएगा। तो अब मुझे PLX का डिफरेंशिएशन करना है, PLX होता है मैक्सिमम x पावर L, तो x पावर L का मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो, L बार। तो मतलब मॉड m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो L तक या उससे कम। ये x5 है, L5 है, तो एक बार डिफरेंशिएशन कर लो या 0 बार कर लो, या 1 बार या 2 बार या 3 बार या 4 बार, या मैक्सिमम कितनी बार 5 बार, उससे ऊपर नहीं। तो इसका मतलब मॉड m पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू L। और मॉड m को आप अलग अलग उसमें एक्सप्रेस करें तो -m लेस देन इक्वल टू L लेस देन इक्वल टू m। ये वही रिलेशन है जो हमने पीछे यहाँ मैंने टेबल बना के ऑब्टेन किया था, और जो आप 12th से आपको मुंह जवानी याद है कि L की अलाउड वैल्यूज़ के लिए m की अलाउड वैल्यूज़ क्या होती हैं। बट अगेन अगर आप इस मेथड से भी आएंगे तो L का क्वांटाइजेशन भी ऑटोमेटिकली पॉपअप होगा, एडॉक रूल नहीं है, अपने आप आएगा। और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट अपने आप आपको बताएगा भाई m की वैल्यू का मॉड L की वैल्यू से एक्सीड नहीं कर सकता है, दिस ओके। और अगर मैं रॉड्रिक्स फार्मूला यहाँ इस्तेमाल करूँ, देखो रॉड्रिक्स फार्मूला में क्या था, ये पार्ट कांस्टेंट है और किसी एक चीज़ का L टाइम्स डिफरेंशिएशन है। अब खुद PLX से हम F कैसे बना रहे हैं, उसके मॉड M डिफरेंशिएशन और कर दिए। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ मॉड M डिफरेंशिएशन इस एक्सप्रेशन के करें, इस एक्सप्रेशन के आप मॉड m डिफरेंशिएशन करने पे जाएं, अगेन ये वीडियो इज गोइंग ऑफ बट लेट मी कंटिन्यू। अगर आप मॉड m डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप वीडियो में देख लेना, आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। कुल मिला के अब आपके डिफरेंशिएशन का नंबर L प्लस मॉड m हो जाएगा। L डिफरेंशिएशन तो रॉड्रिक्स फार्मूले से आते हैं, और जो हमारा y और f के बीच का कनेक्शन है उसमें खुद मॉड m डिफरेंशिएशन होते हैं, तो fx का एक्सप्रेशन आपका ये आ जाएगा। ओके, इनफैक्ट अभी मेरा वीडियो ये हो गया है तो मैं इसे यहीं पे पॉज करता हूँ, स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे आगे का डिस्कशन करूँगा। ओके, दैट वुड बी ऑल, थैंक यू।